अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। और नाज़रीन, हम इस चीज़ को मान कर चलते हैं कि कानून की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो शायद उतनी ही कम है, क्योंकि नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए और आप अपनी उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर अपने मसले का हल निकाल सकें। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि कुछ होशरुबा इजाफे हुए हैं प्रॉपर्टी को ख़रीदने के टैक्सेस के मुतालिक। आपको मालूम है कि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कोई भी शख्स से प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उसको कुछ उसके ऊपर फ़ीसेस अदा करनी पड़ती हैं। वो फ़ीसेस कौन कौन सी होती हैं, जून 30 से पहले तक जो है वो फ़ीसेस की क्या थी और आज उनकी जो है वो इजाफ़ा हुआ है, उसके अंदर वो कितना इजाफ़ा हुआ है, क्या कोई फ़ाइलर और नॉन फ़ाइलर को जो है वो उसके अंदर कोई डिफरेंस है। फ़ाइलर जो है उसको कई चीज़ों के अंदर एग्जम्पशन मिल सकती है, उसके ऊपर कम टैक्स लग सकता है, क्योंकि हर शख्स जो है ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा तो प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदता है, तो इसलिए भी लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ़ीसेस हैं वो आप जो फ़ीस अदा करते हैं किसी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने में, वो दो तरह की बुनियादी तौर पर होती हैं। इस चीज़ से कतई नज़र क्या प्रॉपर्टी पाकिस्तान में किस जगह पे ख़रीद रहे हैं। एक जो होती है वो होती है ऑफिशियल फ़ीस। ऑफिशियल फ़ीस वो है जिसकी रसीद आपको मिलेगी, वो आपके जो है वो प्रोफाइल के अंदर आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट जो है वो जमा होगी, उसका एक रिकॉर्ड होगा, वो बैंक में जमा होगी। कुछ होते हैं आपके नॉन ऑफिशियल फ़ीसेस होती हैं, जैसे कुछ कॉपीज़ आपने लगानी है, लॉयर्स को आपने जो है उनकी फ़ीस अदा करनी है, या आपको पिछला जो रिकॉर्ड है उसकी कॉपीज़ लगानी है। तो वो चीज़ें होती हैं जिसकी कोई ऐसा रसीद नहीं होती, अगरचे लॉयर्स भी कुछ रसीद देते हैं। मैं तो एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि अपने क्लाइंट को रसीद भी दूँ। तो अब बात करते हैं ऑफिशियल फ़ीस के मुतालिक। एक तो आप नोट कर लें कि आपका रेट जो निकलता है, आप उसको जो है वो डीसी रेट से करके, वो एक फार्मूला होता है, वो लॉयर्स के पास आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन हमारी जो फ़ीस है इसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी है, वो आपका जो भी रेट डिसाइड हो उसका 1% है। यानी अगर आप 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो 1% 1 लाख रुपए के करीब उसके ऊपर आपका जो है वो टैक्स लगेगा, जिसे आप स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं, और जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी गालबन शामिल होती है, वो आपको अदा करना पड़ेगा। इसको बुनियादी तौर पर लाहौर के अंदर तो ये प्रैक्टिस है कि आप बैंक ऑफ पंजाब के अंदर आपके नाम का चलान बनता है, पैसे जमा होते हैं, और तब आपको जो है वो येलो कलर के पेजेस मिलते हैं जिसके ऊपर आप अपनी पूरी इबारत लिखते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसने ख़रीदी, कब ख़रीदी, और उसके अंदर ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरी इसके अंदर चीज़ ये है कि इसके अंदर एक 1% मज़ीद फ़ीस लगती है, उसे आप कहते हैं जो है वो कॉरपोरेशन फ़ीस। वो भी आपने अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो वो 1% होगी। तो ये इसी तरह से एक गेन टैक्स लगता है, उस तरह से एक विदहोल्डिंग टैक्स लगता है, और जो है इसके अलावा कंपैरिजन फ़ीस होती है, कोई लोकल कमीशन फ़ीस होती है। तो ये 4-5 चीज़ें मिला के आपको जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के मुतालिक पैसे अदा करने पड़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम द लॉयर जो फ़ीस तय हुई आपकी उसके अलावा। अब इसके अंदर अभी जो जून गुज़रा है, 30 जून के बाद गवर्नमेंट ने कुछ जो है उसके अंदर इजाफ़ा किया है, और वो इजाफ़ा ये किया है उन्होंने कि जो टैक्सेस FPR के थे उनको बढ़ा दिया है। अब वो जो है वो फाइलर के लिए भी बढ़ गए हैं और नॉन फाइलर के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे आपने अगर गेन टैक्स पहले 2% था, यानी गेन टैक्स हमेशा मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते हैं, जो बेच रहे होते हैं, ये उनकी तरफ से अदा किया जाता है। यानी आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदी 1 करोड़ रुपए की, 1 साल के बाद आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की इसको फ़रोख्त किया, तो आपको 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर आज के दिन में 3% आपको अदा करना पड़ेगा। अब 1 करोड़ का 3% 3 लाख है, और 20 लाख का आप लगाएंगे तो वो 60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये ये आपको अदा करने पड़ेंगे। हालांकि मेरे इसके ऊपर कुछ एतराज़ात भी हैं कि 1 करोड़ की जब मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो उसके ऊपर मुझे जो गेन आ रहा है वो तो 20 लाख का आ रहा है, तो मुझे टैक्स 20 लाख रुपए देना चाहिए था। अब मुझे उसके अंदर जो है वो उन्होंने रगड़ा लगा रहे हैं जी 1 करोड़ 20 में दे, जितना ही मुनाफा हुआ है गेन टैक्स तो उतना होना चाहिए। लेकिन बहरहाल
اس کے اندر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پراپرٹی میرے والدین کی تھی، اگر وہ وفات پا گئے ہیں تو ان کی وفات کے بعد اگر وہ میں پراپرٹی میرے نام پہ آ رہی ہے تو وہ تو مجھے انہیریٹنس میں مل رہی ہے، اس کے اوپر بھی اگر میں فروخت کرتا ہوں تو گین ٹیکس ہے۔ بہرحال یہ کبھی کسی دوسرے ویلاگ میں کریں گے، کیونکہ اس پہ میں کوئی رٹ بھی شاید فائل کروں کورٹ کے اندر۔ لیکن ابھی جو آپ کو ہے نوٹ کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ گین ٹیکس جو پہلے 2% تھا اب وہ 3% ہو گیا ہے، اسی طرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس جو کہ پہلے 2% تھا اب 3% ہو گیا۔ یہ بڑھ گئے ہیں پیسے، لیکن یہ فائلر کے لیے ہیں، نون فائلر کے لیے 10 کچھ جو ہے وہ 10% سے بھی انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدے گا تو 10 کروڑ روپیہ وہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو اس لیے فائلر بننے میں آپ کو سہولت ہے، آپ فائلر بنیں اس کے اندر، اور اگر آپ نہیں بھی ہے پہلے اور پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں تو فوری آپ اپنے لائر سے رابطہ کر کے فائلر بنیں اس کے اندر جو ہے وہ، تاکہ آپ کو یہ اتنے زیادہ جو بے فضول کے پیسے آپ کے جائیں گے اس کے اندر آپ اس کی بچت کر سکیں۔ ہر سال جون سے پہلے جو بھی سیل ڈیڈ ہوتی ہیں تو ہر سال کروا لینی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ رد و بدل ہو جاتی ہے، اس کے اندر اضافے آ جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ 30 جون سے پہلے اپنے معاملات کو نپٹا لیں تاکہ آپ کو یہ اضافی جو پڑتی ہیں جو ٹیکسز اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ناظرین، پراپرٹی کی لین دین جو ہے بے شمار ہو رہی ہے، اس کے اندر لوگ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، ہر علاقے کے اندر مختلف نوعیت کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی بنائیں گے کہ ڈی ایچ اے میں ٹرانزیکشن کیسے ہے، عام جو حلقہ پٹوار ہے اس میں کیسے ہے، اور دوسرے جو ایل ڈی اے میں ہے وہاں پہ کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کسی نئے ویلاگ میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، کسی نئے ویلاگ میں کسی نئی قانونی یا آئینی انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔